मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एमपीएस। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी एमपीएस की जो कॉन्सेप्ट है, उसकी मीनिंग है, उसकी वैल्यूज है और उसके जो ग्राफ है, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम समझ लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे कि इसकी जो मीनिंग है उससे क्या पता चलता है कि एमपीएस हमें ये बताता है कि इकोनॉमी में अगर इनकम में कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से सेविंग में कितना इंक्रीजमेंट आएगा। यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है तो उसकी वजह से सेविंग हमारी कितनी बढ़ रही है, इसको एमपीएस कैलकुलेट करता है। तो एमपीएस के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एमपीएस हमारा कैलकुलेट होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जहाँ पे डेल्टा एस का मतलब कि सेविंग में होने वाले चेंज से है और डेल्टा वाई यानी कि इनकम में होने वाला चेंज। अब एमपीएस की इस मीनिंग को समझने के बाद हम एमपीएस की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। पहले एमपीएस में थोड़ी सी एक चीज़ और समझ लीजिए, इसके बेसिक फंक्शन। जैसे सपोज करिए अगर हम इनकम की बात करें, इनकम यानी कि वाई और ये सेविंग यानी कि एस। सपोज कीजिए कि 100 रुपये की इनकम पे जो सेविंग थी वो 30 रुपये की थी। इनकम बढ़ के 200 रुपये हो जाती है और सेविंग भी बढ़ के 50 रुपये हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इनकम 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये पे चली गई, यानी कि इनकम में जो चेंज आया वो 100 रुपये का आया। तो डेल्टा वाई यहाँ पे 100 रुपये है। उस सेविंग में देखें तो सेविंग हमारी 30 रुपये से बढ़ के 50 रुपये पे चली गई। तो सेविंग में जो चेंज आया वो 30 से 50 यानी कि 20 रुपये हमारी सेविंग बढ़ गई। तो डेल्टा एस हमारा 20 रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की इनकम बढ़ रही है तो उसमें से सेविंग 20 रुपये की जा रही है, यानी कि सेविंग हमारी 20 रुपये इंक्रीज हो रही है। तो 100 रुपये की इनकम बढ़ने से 20 रुपये की सेविंग हमारी बढ़ रही है। अगर इनका रेशो देखा जाए और हम एमपीएस कैलकुलेट करें तो एमपीएस होगा हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल 20 अपॉन 100 बराबर 0.20। तो 0.2 से क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम इंक्रीज हो रही है उसका 20% सेव किया जा रहा है। ये एमपीएस हमें बताता है। अब एमपीएस की मीनिंग को समझने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन और इसके शेड्यूल के बारे को समझ लेते हैं कि इसके एमपीएस का जो शेड्यूल है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। एमपीएस शेड्यूल को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ डाटा ले लेते हैं, जिसमें हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन सी बार 40 है और एमपीसी यानी कि 0.8 है। तो इसमें हम कुछ इनकम के लेवल लेंगे, हम कंजप्शन कैलकुलेट करेंगे और इनकम में से कंजप्शन को माइनस करके हमारी सेविंग आ जाएगी और उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम के यहाँ पे हम कुछ लेवल्स को ले लेते हैं, जैसे 0, 100, 200, 300 और 400। इनकम के सभी लेवल पे हमारा कंजप्शन कैसे होगा, जैसे सी बार प्लस बी वाई के फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करें तो सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा 40 है प्लस बी यानी 0.8 इंटू वाई यानी कि इनकम 0, ये बराबर आ गया 40। अगले लेवल पे हमारी जो कंजप्शन है 40 प्लस 0.8 इंटू 100 बराबर 120। फिर 200 रुपये की इनकम पे कंजप्शन होगा हमारा 40 प्लस 0.8 इंटू 200 बराबर 200। 300 रुपये की इनकम पे कंजप्शन होगा 40 प्लस 0.8 इंटू 300 बराबर 280 और 400 रुपये पे होगा 40 प्लस 0.8 इंटू 400 बराबर 360। सेविंग को अगर हम कैलकुलेट करें तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दीजिए, सेविंग आ जाएगी। तो 0 में से 40 को माइनस किया तो माइनस का 40, 100 में से 120 को माइनस किया तो माइनस का 20, 200 में से 200 माइनस करेंगे तो 0, 300 में से 280 माइनस किया तो प्लस का 20 और 400 में से 360 को माइनस किया तो प्लस का 40। अब इसके बाद हम डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि जो सेविंग है उसमें कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो जैसे सबसे पहला लेवल आपका -40 है, -40 के ऊपर तो कोई लेवल है ही नहीं जिससे हम कंपैरिजन कर पाएँ, तो यहाँ पे तो लगा दीजिए डैश। फिर आपकी सेविंग -40 से -20 पे चली गई, यानी कि आपकी जो 20 रुपये की बचत है वो बढ़ गई।
अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हुआ, तो पहले सिंपली यहाँ एक वैल्यू देख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपसे कहा जाए कि सेविंग हमारी 20 रुपये से बढ़ के 40 रुपये पे चली गई, यानी कि आपकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ बढ़ गई। अब 20 रुपीज़ कैसे निकला, 40 में से 20 को माइनस कर दीजिए, तो आपकी जो 20 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। यानी नीचे वाले लेवल में से ऊपर वाले लेवल को माइनस करने से इंक्रीजमेंट आ जाएगा। उसी हिसाब से हमें -20 में से -40 को डिडक्ट कर दीजिए, तो ये है आपका -20, और इसमें से माइनस करना है हमें -40 को, -40 अगेंस्ट में -20, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस में के +40, ये बराबर आ जाएगा +20, यानी कि सेविंग आपकी 20 रुपीज़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपकी जो माइनस की वैल्यू थी -40 से -20 पे चली गई। तो -40 से -20 यानी कि सेविंग आपकी 20 रुपीज़ बढ़ गई। फिर -20 से 0, फिर आपकी सेविंग 20 रुपीज़ बढ़ गई। 0 में से माइनस कर देंगे -20 को, तो वो आपका +20 आ जाएगा। जैसे इसको आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि 0 में से माइनस करना है ऊपर वाले लेवल को, तो 0 में से माइनस कर दीजिए -20 को, तो 0 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस में के +20 बराबर 20, यानी कि सेविंग हमारे 20 रुपीज़ बढ़ गए। फिर 0 से 20 हो गए, फिर 20 रुपीज़ बढ़ गए आपके, 20 से 40 फिर 20 रुपीज़ बढ़ गए। इनकम कैलकुलेट करें तो ये हमारा इनकम है, 0 से ऊपर तो कोई इनकम का लेवल है ही नहीं, तो यहाँ तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, पहले लेवल पे टेस्ट लगा दीजिए। फिर इनकम आपकी 0 से 100 रुपये बढ़ गई, फिर 100 से 200, फिर 100 रुपये बढ़ गई, 200 से 300, फिर 100 रुपये का इंक्रीजमेंट, और 300 से 400, फिर 100 रुपये का इंक्रीजमेंट। तो डेल्टा एस और डेल्टा वाई हमने निकाल लिया। इसके साथ साथ हम MPS कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले लेवल पे टेस्ट लगा दीजिए, MPS आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा एस है, ये डेल्टा वाई है, 20 में 100 से डिवाइड कर दीजिए बराबर 0.20। हर एक स्टेप पे ये आपका इतना ही आ जाएगा, 0.20। तो 0.20 से क्या पता चलता है कि इकोनॉमी में जो भी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उस इंक्रीज्ड इनकम का 20% सेव किया जा रहा है। तो ये हमारे MPS था, जिसको हम इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी वैल्यूज को लेकर समझ लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू MPS की कितनी हो सकती है, और उसके बाद इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू में जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि MPS लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव ऑफ बोथ वैल्यूज, कि MPS जो है वो 0 से 1 के बीच हो सकता है, इंक्लूसिव ऑफ बोथ वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को शामिल करते हुए, यानी 0 और 1 को शामिल करते हुए 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और साथ में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यानी MPS कभी भी 0 से कम नहीं जाएगा और कभी भी 1 से आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसी बात को समझना है कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है, इसी चीज़ को आपको समझना है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि इनकम में जो इंक्रीजमेंट हुआ वो 100 रुपये का हुआ, इंक्रीज इन इनकम ₹100, ठीक है, यानी कि जो डेल्टा वाई था वो हमारा 100 रुपये था, इनकम हमारा 100 रुपये से बढ़ गई। हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और समझाने के लिए मैं इंडिविजुअल बेसिस पे आपको समझा दूंगा, और वो पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे वही लागू होता है। तो ये जो 100 रुपये की इनकम इंक्रीज हुई, अब ये 100 रुपये की इनकम में से बचत कितनी की जाएगी, तो बचत तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें तो एक्सट्रीम सिचुएशन को देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बन रही हैं। तो इस बढ़ी हुई इनकम में से कितनी सेविंग की जा सकती है, या क्या कंडीशन हो सकती है, या दो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो सकती है, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी दो एक्सट्रीम सिचुएशन हो सकती है। पहली क्या है कि 100 रुपये की इनकम जो बड़ी है, उस सारी की सारी इनकम को सेव कर लिया जाए, यानी कि टोटल इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड। जैसे आपकी 100 रुपये की इनकम बढ़ गई, आपकी जेब में 100 रुपये सैलरी ज़्यादा आ गई, तो पहली कंडीशन क्या है कि आप सोचें कि ये एक्स्ट्रा 100 रुपये जो मुझे मिले हैं, इसमें से मुझे कुछ भी खर्च नहीं करना, मैं सारे के सारे पैसे बचा रहता हूँ। ये वही सिचुएशन है। हम पहली एक्सट्रीम सिचुएशन क्या मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में 100 रुपये की इनकम अगर बढ़ी है, तो पहली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी
कि उस सारे के सारे इनकम को सेव कर लिया जाए और उसमें से कोई भी खर्चा ना किया जाए। तो 100 बड़े हुए 100 रुपये आपकी बचत हो जाएंगे, उसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में जो डेल्टा एस है वो आपका 100 रुपये हो जाएगा। सेकेंड एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है कि जो भी इनकम बढ़ी है वो सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए जाएँ और उसमें से कुछ भी सेव ना किया जाए। यानी कि टोटल इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड, सारे पैसे हमने खर्च करे यानी कि कुछ भी सेविंग भी नहीं की, i.e. जीरो सेविंग। तो जब हमने जो भी हमारी इनकम बढ़ी, जैसे आपकी जेब में आपकी सैलरी 100 रुपये ज़्यादा मिली, आपकी जेब में 100 रुपये ज़्यादा आ गए और आपने सोचा कि ये तो 100 रुपये एक्स्ट्रा है, इसे मैं सारा का सारा खर्च कर देता हूँ, कोई भी नहीं, बिल्कुल इसमें से मैं कुछ नहीं बचाऊँगा। तो इस एक्स्ट्रा इनकम में से आप एक भी रुपये आपने नहीं बचाया, बल्कि अपने सारे रुपये खर्च कर दिए। तो आपकी जो सेविंग में जो परिवर्तन हुआ वो 0 रुपये का हुआ, क्योंकि आपने कुछ भी सेव नहीं किया। अब यहाँ पे हम दो एक्सट्रीम सिचुएशन को देख लेते हैं। पहली एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है, अगर हम एमपीएस को कैलकुलेट करें तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई तो बराबर डेल्टा एस आपका 100 है अपॉन डेल्टा वाई आपका 100 है बराबर 1। दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है कि इसमें अगर हम एमपीएस कैलकुलेट करें तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस हमारा 0 है और डेल्टा वाई हमारा 100 है बराबर 0। तो ये 1 से लेकर 0 तक ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन है। यानी कि एमपीएस की वैल्यू 1 और 0 के बीच में हो सकती है, इन दोनों वैल्यूज को शामिल करते हुए। यानी 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी और कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस हिसाब से अगर एमपीएस की वैल्यू को देखें तो एमपीएस की वैल्यू को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, एमपीएस 0 लेस देन और इक्वल एमपीएस लेस देन और इक्वल 1, ये हमारी एमपीएस की रेंज निकल के आती है जिसके बीच में एमपीएस की वैल्यू हमारी हो सकती है। अब एमपीएस की वैल्यू को समझने के बाद हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं कि एमपीएस का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे ग्राफ का पॉइंट है, इधर की तरफ हम इनकम ले लेते हैं और इधर हमारी सेविंग आ जाएगी। सबसे पहले इसमें एपीएस की लाइन हम खींच देते हैं, सॉरी सेविंग फंक्शन की सेविंग कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सेविंग कर्व हमारा इस तरीके से जाएगा, ये एस एस हमारा सेविंग कर्व है। इसमें ये जो 0 से नीचे है शेडेड हिस्सा, ये निगेटिव हिस्सा है, ये हमारे डिस सेविंग को दिखा रहा है, डिस सेविंग। ठीक है, अब हमें इसमें एमपीएस को दिखाना है। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस में ये देखा जाता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो उसका कितना हिस्सा सेव किया जा रहा है। इस चीज़ को अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे कैसे बनेगा, सपोज कीजिए शुरुआती इनकम वाई है, तो वाई इनकम पे हमारी सेविंग कितनी होगी, इसको हम एक लाइन से ड्रॉ करके देखते हैं। ये इनकम है और ये हमारी सेविंग है, सपोज कीजिए एम। सपोज कीजिए यहाँ पे जो इकोनॉमी की जो इनकम है वो वाई से बढ़ के वाई 1 पे चली जाती है। तो इस कंडीशन में सेविंग कितनी बढ़ेगी, इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो आपकी जो सेविंग है वो M1 निकल के आती है। ठीक है, तो इसमें देखें तो इनकम हमारी वाई से बढ़ के वाई 1 पे चली गई, यानी ये जो हिस्सा है डेल्टा वाई को दिखा रहा है, और सेविंग आपकी M से बढ़ के M1 पे चली गई, तो ये जो हिस्सा है ये आपका डेल्टा एस को दिखा रहा है। सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और बी पॉइंट पे अगर हम एमपीएस कैलकुलेट करें तो एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब इसमें डेल्टा एस का हिस्सा क्या है, वाई से लेकर वाई 1 आपका डेल्टा वाई है और एम से लेकर M1 आपका डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस की जगह लिख सकते हैं M1 अपॉन डेल्टा वाई की जगह लिखा जा सकता है वाई 1। तो इस तरीके से ग्राफ से जो एमपीएस है वो कैलकुलेट किया जा सकता है।
इसमें अगर हम बीईपी को देखें तो बीईपी कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेविंग हमारी जीरो होगी, यानी कि ये वाला पॉइंट बीईपी को बताएगा। बीईपी क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी जो सेविंग है वो हमारी जीरो है। तो अभी आज के लेक्चर में ये जो एमपीएस का कॉन्सेप्ट हमने पूरा कर लिया है। इसके बारे में पूरे लेक्चर में क्या क्या समझा आपने? हमने इसमें एमपीएस की मीनिंग को समझा सबसे पहले, उसके बाद एमपीएस का जो कॉन्सेप्ट था उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसको जानने के लिए हमने एमपीएस शेड्यूल के बारे में समझा। उसके बाद इसकी वैल्यूज के बारे में समझा कि एमपीएस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 को शामिल करते हुए इनके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो कभी भी ना तो 0 से नीचे जाएगी ना ही वो 1 से ऊपर जाएगी। और अंत में हमने एमपीएस के ग्राफ को समझा कि एमपीएस को ग्राफ से किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस लेक्चर में हमारा एमपीएस का लेक्चर था ये कंप्लीट हुआ। जल्दी ही अगले लेक्चर में आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको मैं समझाऊंगा।